मेरी एक आदत थी ब्लड डोनेशन करने की, और उसी दरमियान मैंने देखा कि मेरा ब्लड एक ऐसी औरत को बेच दिया गया है जो अपने पति की इलाज के खर्चे के लिए वैश्यावृत्ति के अंदर पड़ चुके हैं, और उस औरत को मेरा खून बेच दिया गया है। और ये बात है दिसंबर 2016 की, 26 दिसंबर 2016 की। और वो वक्त था कि जब मुझे लगा कि हम लोगों की छोटी छोटी इग्नोरेंस या छोटे छोटे लालच के चक्कर में किसी इंसान को हम किस तरीके से अंधेरे में ढकेल सकते हैं या ढकेला जा सकता है। आज के इस युग में हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। जब से स्मार्टफोन आया तब से हमारे उंगलियों पर ऐसे ऐसे ऐप्स हैं जिनसे हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी आसान हो जाती है, चाहे फिर वो फूड डिलीवरी ऐप हो या फिर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो। बट आपके फ़ोन में क्या कोई ऐसी ऐप है जो किसी की जान बचा सकता है? सोचिए ज़रा। वेल, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ऐप के बारे में जिसका नाम है सिंपली ब्लड। यानी कि ये ऐप काम आती है ब्लड डोनेशन के लिए। इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप ब्लड दे सकते हैं, या फिर आपको या आपके परिवारजनों को कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पे लॉगिन करके और ब्लड की रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इस पे ऑलरेडी साइंड अप हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा सिंपली ब्लड के फाउंडर से, जो कि एक कम्युनिटी चलाते हैं, एक फाउंडेशन चलाते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर किरण वर्मा से, जो कि हैं फाउंडर चेंज विद वन फाउंडेशन के। इस फाउंडेशन में सिंपली ब्लड नामक एक ऐप बनाई है उन्होंने, और उसके अलावा जब से कोविड आया है तब से उन्होंने जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाना शुरू किया। और ये खाना पेट भर के खाना खिलाते हैं, ये केवल 10 रुपए में, और हज़ारों लोग इनके फाउंडेशन पर आकर रोज़ खाना खाते हैं। और बिलीव मी, खाना बहुत अच्छा होता है। 10 रुपए में पेट भर के इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता, मैंने खुद खा के देखा हुआ है। आइए मिलाते हैं मिस्टर किरण वर्मा से। नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है, और मैं दिल्ली में चेंज विद वन नाम की एक संस्था चलाता हूँ, जिसके अंदर सिंपली ब्लड और चेंज विद वन मील नाम के 2 इनिशिएटिव रन करते हैं। सिंपली ब्लड एक्चुअली देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी का अब पर्याय बन चुका है, या ये कह लीजिए मकसद बन चुका है। चेंज विद वन सिर्फ एक कोरोना के टाइम पे काल में एक राहत कार्य शुरू किया था, जिसकी वजह से जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। अगर मैं अपनी शुरुआत से जर्नी बताऊं तो मेरा जन्म मौजपुर नाम की जगह में दिल्ली में हुआ था, और मेरे परिवार के अंदर मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, चाचा चाची, पूरी जॉइंट फैमिली थी। जब 7 साल का था तो मेरे मदर को कैंसर की वजह से डेथ हो गई, और उसी दौरान मुझे समझ में आया कि किसी के जाने से किसी की लाइफ में कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरी मदर की डेथ के बाद मुझे पता चला कि अकेलापन क्या होता है। मैं अपने ही परिवार में अकेला हो चुका था, और चूँकि मैं अपने माता के इतने करीब था कि मैं उनके जो जाने से वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और बहुत टाइम तक अकेलेपन में ही रहा। और एक वक्त आया कि जब मैं 11th में फेल हो गया, तो तब मुझे लगा कि अपना मकाम खुद हासिल करना चाहिए। और मैं तब कुछ करने की कोशिश में, जद्दोजहद में, मैंने रोड साइड पोस्टर बेचने शुरू किए। फिर उसके बाद मैंने और छोटे मोटे काम किए, लेकिन 11th क्लास में मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद मुझे मौका लगा पूसा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का, जहाँ मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने की कोशिश की। 3 साल का डिप्लोमा था। उस डिप्लोमा में मैंने काफ़ी सारी बैकलॉग्स आई मेरी, और जिनकी वजह से मैं डिप्लोमा आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। सो टेक्निकली 10वीं पास ही कह सकते हैं आप मुझे। फिर उसके बाद जब मैं डिप्लोमा से निकला तो तभी मेरी किस्मत से एक जॉब लग गई पैकेजिंग कंपनी में नोएडा में। लेकिन 5 महीने काम करने के बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मेरा काम बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा व्यवहार थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ये कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद मुझे मौका लगा थॉमसन प्रेस में जॉब करने का, जहाँ मैं 1.5 साल तक काम किया। और लेकिन फिर वहाँ पर जब
मेरे ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे, जहाँ कुछ गलत बातें हुई, तो मैंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया अपनी मर्ज़ी से। फिर उसके बाद मौका लगा अपटारा नाम की एक कंपनी में, जो अमेरिका की एक पब्लिशिंग कंपनी है। तो वहाँ मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर 2 साल काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरी गलतियों की वजह से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी, या कह लीजिए मुझे निकाला गया, और जिसके अंदर पूरी गलती मेरी थी। फिर उसी दौरान जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे मौका लगा दूसरी एक और कंपनी में काम करने का। वहाँ पर भी 5 महीने से ज़्यादा मैं टिक नहीं पाया और वहाँ से भी निकाला गया। लेकिन फिर उसके बाद मेरी लाइफ ने एक मोड़ करवट ली और मैं गलगोटिया पब्लिकेशन में ज्वाइन किया। गलगोटिया पब्लिकेशन में ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ बहुत अच्छा काम किया, और इतना अच्छा कि मैं अगले 5 साल तक मैं गलगोटिया ग्रुप के साथ ही जुड़ा रहा, और मैं वहाँ मार्केटिंग हेड रहा। 5 साल मैंने इतना अच्छा काम किया और शिद्दत से काम किया। वो काम करने के बाद मुझे दूसरी जगह काम करने का मौका मिला जहाँ मैंने काम किया, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा लंबे अरसे तक काम नहीं कर पाया, क्योंकि फिर वहाँ एक मेरी ज़िंदगी ने मोड़ लिया। मोड़ ये था कि मेरी एक आदत थी ब्लड डोनेशन करने की, और उसी दरमियान मैंने देखा कि मेरा ब्लड एक ऐसी औरत को बेच दिया गया है जो अपने पति की इलाज के खर्चे के लिए वैश्यावृत्ति के अंदर पड़ चुकी है, और उस औरत को मेरा खून बेच दिया गया है। और ये बात है दिसंबर 2016 की, 26 दिसंबर 2016 की। और वो वक्त था कि जब मुझे लगा कि हम लोगों की छोटी छोटी इग्नोरेंस या छोटे छोटे लालच के चक्कर में किसी इंसान को हम किस तरीके से अंधेरे में ढकेल सकते हैं या ढकेला जा सकता है। और वही वक्त था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये 9 to 5 वाली नौकरी छोड़ के और दुनिया में कुछ एक बदलाव की ज़रूरत है। तो तभी मैंने सिंपली ब्लड की स्थापना की, और उसी दिन रिज़ाइन करके सिंपली ब्लड की शुरुआत की। और मैं धीरे धीरे करके लोगों से मिलता रहा, जुड़ता रहा, उनकी जैसे जैसे कहानियाँ सुनता रहा ब्लड के इर्द गिर्द, वैसे वैसे मेरी कन्विक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर आया साल 2020 तक मैं सिवाय सिंपली ब्लड के मैंने और कोई समाज सेवा का काम नहीं किया। और हमारी जो ऐप है वो ग्लोबली लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी उस वक्त। तो उसी दरमियान लॉकडाउन में मुझे पता चला कि किस तरीके से लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सरवाइव का। तो उस वक्त मुझे बस ये लगा कि कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो वहीं पे एक व्यक्ति था दीपक और एक पंडित जी। तो इन 2 लोगों को मैंने ढूंढा जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, और उस वक्त उनको खाना बनाने की हुनर था। तो बस ये लॉकडाउन का पहला या दूसरा दिन था, लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले मैंने उनको हायर किया था, मतलब हायर नहीं किया था बट उनसे मिला था, और तभी से हमने खाना खिलाना शुरू कर दिया था। क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही कई कंपनीज बंद हो चुकी थी, कई जगह हवा उड़ने लगी थी। तो उसी दौरान मैंने चेंज विद वन मील की स्थापना की, और अगले 67 दिन तक, जब तक लॉकडाउन रहा, मैंने और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मिलके हम लोगों ने 2500 लोगों को पर डे खाना खिलाया। ये होने के बाद ये बात है 11 अक्टूबर 2020 की, जब मेरे बचपन के एक दोस्त ने मुझे 8-9 साल बाद कॉल किया, और कॉल करके मुझे 100 रुपये मांगता है। मुझे लगा कि इतने छोटे अमाउंट के लिए अगर आदमी कॉल करा तो जाहिर सी बात है पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे शक के चलते मैंने अपने एक दूसरे दोस्त को भेजा चेक करने, क्योंकि मैं नोएडा रहता था और वो मौजपुर के पास ही एक जगह रहता था, सामने रहता था। गधापुरी बोलते हैं, वैसे कबीर नगर है उसका नाम। तो बचपन से जिस मकान में उसको देखा था, उसी मकान के अंदर मेरे दोस्त ने बताया कि अभी भी वो रह रहा है, और हमने बचपन से लेकर आज तक उस पर पलस्तर नहीं देखा। तो आप सोच सकते हैं उसकी स्थिति क्या होगी। मेरी उम्र लगभग 37 साल है, और मैं उसको तकरीबन 30 साल से ज़्यादा से जानता हूँ, 33-34 साल से तो जानते ही।
आप सोचिए कि उसके मकान पे आज तक प्लास्टर नहीं हुआ तो उसकी हालत में होगा, वो किराए पे रह रहे तब से। तो जब लॉकडाउन से पहले मौजपुर में दंगे हुए थे तो उस जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो फैक्ट्री वो जला दी गई थी, और उसके चलते मेरे दोस्त की माली हालत इतनी ख़राब हुई और नई नौकरी मिल नहीं पाई कि मेरे दोस्त ने उसी वक्त प्लान किया कि मुझे कुछ करना है। तो उसी करने की जद्दोजहद में वो मुझसे पैसे मांगे, और जब उसकी व्यथा सुनी, उसकी प्रॉब्लम सुनी, तो मुझे लगा कि शायद हमें कुछ करना चाहिए। और तब मैंने और मेरे दोस्त ने, दूसरे दोस्त ने, हमने उसकी ज़िम्मेदारी ली। लेकिन फिर लगा कि यहाँ हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनको खाने की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी, सहारे की ज़रूरत होगी, क्योंकि लॉकडाउन और उससे पहले दंगे, इन दो चीज़ों ने लोगों को इतना तोड़ दिया था कि यहाँ पर लोग भीख मांगने को मजबूर थे। और मुझे लगा कि शायद हम कुछ राहत दे सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में हमने लॉकडाउन, जो सेकेंड लॉकडाउन से पहले अक्टूबर में 2020 में, हमने सबसे पहले राशन बांटा। जब राशन बांटा तो लोग ने बेचना शुरू किया, जिनको हम देते थे गरीब समझ के वो बेच देते थे। फिर उसके बाद हमने फ्री में खाना, पका पकाया खाना दिया ताकि लोग चोरी ना करें, चोर बाजारी ना करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं खाना, तो मुझे लगा कि शायद एक प्राइस टैग रखना बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग 1 रुपये, 5 रुपये में, 10 रुपये में खाना खिला रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि 1 रुपये और 5 रुपये तो आजकल बच्चा भी नहीं लेता। 10 रुपये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था, और लोगों को अक्सर मैंने रोड पे खाते हुए देखा। मैंने लोगों को रोड पे अक्सर खाते हुए देखा, और ये भी देखा कि बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं, लेकिन वो रोड पे नहीं खाते क्योंकि उनकी सम्मान की बात होती है। तो जब हमने 10 रुपये प्राइस टैग रखा तो हमने कहा कि इनको एक इंडोर स्पेस भी चाहिए। तो हमने एक आउटलेट लिया जिसका काफ़ी ज़्यादा रेंट है, 60,000 रेंट पे हमने वो जगह ली। और वो लेने के बाद फिर हमने धीरे धीरे करके, जिस तरीके से आप मेहमान आते हैं घर में और आप उनके लिए आप हर कोशिश करते हो कि आप बेहतर से बेहतर करो, तो इसी तरीके से हमने डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाए अपने काम में, अपनी चीज़ों में। साथ साथ जाते पहले पंखे थे, फिर उसके बाद AC लगे, फिर वाटर कूलर लगा, फिर RO लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमने लोगों को फैसिलिटीज़ दी, ये सोच के कि जो भी आ रहे हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अतिथि हैं, वो हमारे अपने हैं, और उनके लिए जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपने दिल से कर रहे हैं। और उसी का मकसद ये था कि उसी का ये कह लीजिए कि उसका रिज़ल्ट ये था कि जब हम लोगों को खाना खिलाते तो लोग बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से, आदर सम्मान से आते हैं, ज़ीरो वेस्टेज करते हैं। और आप देखेंगे 1000 की तादाद में डेली खाना खिलाना, वो भी 1 साल से कंटिन्यूसली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मुझे गर्व होता है कि हमने एक दिन भी खाना बंद नहीं किया। चाहे हमने उस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हों, आंधी तूफान आए हो, लॉकडाउन लगा, या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, हमने कभी बंद नहीं किया। अक्सर हमारे पास पैसे की कमी होती थी, तो मुझे याद है कि नवंबर में मैंने अपनी वाइफ के ज्वेलरी गिरवी रख के सैलरी दी। राशन के लिए मैंने लोन लिया, फिर अगले फरवरी में हमने लोन लिया, या क्रेडिट कार्ड से हमने बहुत सारे खर्चे किए ताकि ये चलता रहे। कभी कभी हमारे पास 1000 लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि वो 1000 की जगह हम सिर्फ 200 को ही खिलाएं, 100 को ही खिलाएं, लेकिन वो 5 दिन 6 दिन चलता रहे। जहाँ हमारे पास 1000 लोगों के खाना खिलाने के पैसे होते थे, तो हम कोशिश करते कि 100 लोगों को खाना खिला के 10 दिन काम चला लेंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि लोगों में विश्वास जग गया था कि यहाँ पर आएंगे तो 10 रुपये में खाना मिलेगा। और शायद उसी विश्वास के चलते हमने कभी बंद नहीं किया, और लोगों ने एक वक्त के बाद हमारी बहुत मदद की। शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल था चलाना, और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मिलते गए, कारवा बनता गया,
और आज में मुझे गर्व होता है कि आज हम डेली 1000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं और 3.5 लाख से ज़्यादा हम लोग आज तक खाना खिला चुके हैं पिछले 1 साल में, जो कि मैं कहूँगा मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था और उसके लिए शायद मैं तैयार भी नहीं था। अब ये सिर्फ 3.5 लाख है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले साल हम इसको 35 लाख 45 लाख 3 करोड़ जो भी है एक फिगर तक लेके जाएं और जितने भी लोगों तक हम अपनी मदद पहुंचा सकते हैं उनको राहत दे सकते हैं। और ये सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन आएगा जाएगा, ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इंसानियत, गरीबी, गुर्बत, इसके अंदर अगर आप किसी के साथ खड़े हैं, किसी के हाथ थाम के उसके कंधे पे हाथ रख के, तो शायद एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सिर्फ किसी को ये कह दे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, तो ये अपने आप में उसके लिए बहुत हिम्मत का काम हो जाता है। मैं बस यही कहूँगा कि जो हम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से करें। हम लोगों के काम के अंदर अगर आप यहाँ आएंगे खाना खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी शिद्दत से खाना खिला रहे हैं, कितने प्यार से वो खाना बना रहे हैं और किस तरीके से हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी काइंड टू अदर्स एंड हेल्प एनीवन इन नीड। हम अक्सर कभी कभी गुस्से में, झंझलाहट में लोगों को बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कभी कभी हो सकता है उसका दूसरे का नज़रिया, उसकी सिचुएशन क्या थी। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आप दूसरे को समझने की कोशिश करें। किसी की गज़ल है, मुझे नहीं पता, एक शेर है, इस वक्त मेरे बारे में कोई राय न बना लेना, जब वक्त बदलेगा तो आपकी राय बदल जाएगी। बहुत खूब। तो आप सभी लोगों से बस यही कहूँगा कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी आपको दिखे कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप हाथ बढ़ाएं और कभी झिझके ना। किसी को पोलाइट होके बोलने में आपका कुछ नहीं घिसेगा और शायद यही चीज़ है जो आपको और बड़ा और समृद्ध बनाएगा। मैं कुछ नहीं था और खाक से मुझे कहाँ बैठा दिया आप सब लोगों ने मदद कर करके। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैंने इतने लोग कमाए। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग कमाना शायद बहुत बड़ी बात है और मैंने कमाए हैं और मैं कमाता जा रहा हूँ। हर रोज़ कुछ ना कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं और यही एक चीज़ है जो मैं आगे अपने साथ लेके जाऊँगा अपने मरने के बाद। तो आप सब लोगों को शुक्रिया जो भी ये देख रहे हैं। किरण जी, बहुत अच्छा लगा मतलब आपसे बात करते हुए, आपकी जर्नी को देखते हुए। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं सर आपके साथ, मतलब एज एन स्टाफ कितने लोग हैं अभी आपके साथ? हमारा टोटल 18 लोगों का स्टाफ है। 18 लोगों का स्टाफ है। और अच्छा, और इसके साथ आप किन किन अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं या संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? हम किसी और संस्था से नहीं जुड़े। हमारी खुद की संस्था है चेंज विद वन फाउंडेशन, जिसके 2 प्रोग्राम है, चेंज विद वन मील और सिंपली ब्लड। सिंपली ब्लड आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की है, मोबाइल एप्लीकेशन के उसके अलावा मैं उसको लोगों तक जाके भी लोगों को जागरूक करता हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। तो ये काले कलर की टी शर्ट पहनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से कोई और कपड़ा नहीं पहना। राइट। तो आई ऑलवेज वेयर दिस टी शर्ट ओनली, मतलब ऐसा डिज़ाइन की 4-5 और टी शर्ट्स है। जी। ये सिर्फ एक सिंगल है, बट हाँ बहुत सारे मैं ब्लैक ही पहनता हूँ। इसका पर्पस ये है कि आपने शायद सुना होगा, एक कम्युनिटी होती है राजस्थान में, रुदाली। बिल्कुल। जब कोई किसी की डेथ होती है तो वो रोती है, वो काले कपड़े पहन के जाते हैं। तो मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक इंडिया में एक भी आदमी की मौत ब्लड की कमी की वजह से होगी, तब तक मैं ये पहनता रहूँगा, ताकि मैं रुदाली की तरह उसको दिखाऊँ, सिंबलाइज करूँ। क्या बात है। और अगर आप बात करें जो सिंपली ब्लड है, इसका अक्सर हम NGOs में घुस जाते हैं, नॉन प्रॉफिट में घुस जाते हैं, बट वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं करते। अपनी प्रॉब्लम अपने बच्चों को, अपने बच्चों से अपने बच्चों को, तो ये, लेकिन मैंने अपने इस NGO को अगले बच्चे के लिए नहीं रखा। तो हमने एक डेट रखी है 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 के बाद इंडिया में कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से नहीं मरेगा। ये हमारा प्रतिज्ञा है, या आपसे प्रॉमिस है, अपने आप से प्रॉमिस है। तो आपके साथ जुड़ने के लिए, चाहे वो सिंपली ब्लड हो या चेंज विद वन मील हो, किस तरह से जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ? देखिए, जुड़ने का ऐसा है, क्योंकि अगर आपको ब्लड देना है, आप कहीं भी जाके इंडिया में किसी भी माध्यम से आप सिर्फ ब्लड दे दें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मदद है। आपको ऐप डेवलप करनी है, मैं आपकी मदद करूँगा। आपको
ब्लड डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस करनी है, मैं मदद करूँगा। कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है, मैं पूरी तरह मदद करने को तैयार हूँ। मकसद ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम अपने बच्चों को ये प्रॉब्लम ना दे के जाएं। राइट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। रही बात चेंज विद वन मील की, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपके घर में 2 रोटी, 200 रोटी या 500 रोटी, 1000 रोटी एक्स्ट्रा बनाने की कुव्वत है, तो आप उसको शेयर करें और लोगों तक लेके जाएं और लोगों को खिलाएं, ताकि वो लोग आगे अपने आप को सक्षम और समृद्ध बना सकें। क्योंकि हमें इक्वालिटी का मतलब है कि जहाँ दबे को उठाया जाए और जो समृद्ध लोग हैं वो अपने आप को और विस्तार करके और लोगों तक मदद पहुँचाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ बात की और हमारे साथ हम आपके साथ अब जुड़ चुके हैं और आगे चल के हम आपके साथ काम करेंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।